लोगों का कहना है कि इंसान पृथ्वी के बाहर जितनी भी चीजों को समझ पाया है, उसका वह 1% धरती के उस हिस्से के बारे में पता नहीं लगा पाया जो धरती के 1/3 भाग में मौजूद है। जिन्हें तैरना नहीं आता उन्हें समुद्र नाम से ही डर लगता होगा, बिल्कुल मेरी तरह। यह कहानी एक ऐसे शिप की है जिसे बार बार अलर्ट किया गया समुद्र के उस हिस्से में न जाने से। इसके बावजूद भी शिप को समुद्र के उस हिस्से में ले जाया गया, जहां जाकर उन्हें ऐसे मंजर का सामना करना पड़ा जिसे देखने मात्र ही रूह कपा देने के लिए काफी है। कहानी की शुरुआत समुद्र के आर्कटिक महासागर आर्कटिक ओशियन से हुई, जहां ग्रीनलैंड के ग्लेशियर के पास एक शख्स तैराकी कर रहा था। इसी बीच एक बहुत बड़ा बर्फ का चट्टान टूटकर समुद्र में गिर पड़ा। बर्फ का चट्टान इतना बड़ा था जिसकी वजह से बहुत बड़ी लहर उठी। उसे देखते ही वह शख्स लहरों से बचने के लिए वहां से विपरीत दिशा में भागने लगा, लेकिन कुछ ही समय में लहर उस तक पहुंच गई। पानी में डूबने से वहीं उसकी मौत हो गई। कुछ दिनों बाद हमें देखने को मिलता है टाइटैनिक शिप 2, जो टाइटैनिक के 100 एनिवर्सरी पर अटलांटिक महासागर के उसी सफर पर निकलने की तैयारी में है जिस सफर पर पहली बार टाइटैनिक गई थी। जिस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उन्हीं लोगों के बीच मौजूद एमी नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने दोस्त के साथ मौजूद है। दरअसल ये यहाँ पर एक नर्स है। इसी बीच हेलीकॉप्टर से एंट्री हुई इस विशालकाय जहाज के मालिक हेडन की। दरअसल एमिन हेडन की एक्स गर्लफ्रेंड थी। वहाँ पहुंचकर हेडन सबको बताने लगा यह शिप बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मदद से बनाई गई है, इसलिए खतरे की कोई बात नहीं। इसी बीच एमी को उसके पिताजी का फोन आया जो कोस्ट गार्ड हैं, जिनका काम समुद्र के तटवर्ती इलाके में मौजूद लोगों को मौसम के बारे में बताना है। वो अपनी बेटी को बताने लगा कि आज का मौसम कुछ ठीक नहीं है, यहाँ तक कि उसे जहाज में जाने से भी मना करते हैं क्योंकि जहाज को 100 एनिवर्सरी तक बनाने के जल्दबाजी में शिप पर काम बहुत ही बेकार हुआ है। बड़ी मुश्किल से गवर्नमेंट से शिप को चलाने की परमिशन मिली है, लेकिन वह पिताजी की बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेती, चली जाती है शिप में क्योंकि वहाँ पर उसका नर्स का काम था। जाने से पहले हेडन थोड़ा सा भाषणबाजी करता है। स्पीच के बीच वो अपने जहाज की बड़ाई भी करता है, जैसा टाइटैनिक के साथ हुआ था। वह कभी न डूबने वाला जहाज है। कुछ समय बाद टाइटैनिक 2 अपने सफर पर निकल पड़ा। देखने का नज़ारा काफी खूबसूरत था, मगर ये खूबसूरती कब तक बरकरार रहेगी कौन जानता है। टाइटैनिक 2 सफर पर निकल चुका था तो दूसरी तरफ एमी के पिताजी, जिन्हें आइसबर्ग के इन्वेस्टिगेशन के लिए ग्रीनलैंड की तरफ भेजा गया है, जहां पहुंचने पर सारा नजारा बिल्कुल शांत दिखाई पड़ रहा था। मालूम पड़ ही नहीं रहा था कि यहां बर्फ के चट्टान के टुकड़े समुद्र में गिर रहे हैं। कुछ देर में नीचे जमीन पर लैंड किए, जहां बर्फ के ऊपर पहले से ही कुछ कैंप बनाए गए थे, जहां पर वे डॉक्टर किम नामक लेडी से मिले। वहां के हालात के बारे में सब कुछ पूछने लगे तो डॉक्टर किम बताने लगी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एक ग्लेशियर पिघल रहा है जो कभी भी गिर सकता है। इसी तरह की कई सारी इन्फॉर्मेशन किम उन्हें दे रही थी कि अचानक से वह मंजर से उन्हें गुजरना पड़ा जिसके बारे में वे सोच भी नहीं सकते थे। अचानक से वहां का ग्लेशियर पिघलकर टूट गया, जिसकी इन्हें जरा भी भनक नहीं थी। दोनों अपनी जान बचाने के लिए हेलीकॉप्टर की तरफ भागने लगे। कुछ पल के लिए तो लगा कि अब इनका बचना नामुमकिन है, मगर समय रहते हेलीकॉप्टर में आकर बैठ गए और पायलट भी हेलीकॉप्टर को फ्लाई कर लिया। लेकिन वहाँ का जो बर्फ का चट्टान था वह कुछ ही पलों में समुद्र में गिर गया। ऐसा होने पर एक बहुत बड़ी सुनामी की लहर उठी, जिसके सामने अगर टाइटैनिक 2 भी आ जाए तो वह भी सूखे पत्तों की तरह उड़ जाएगा। अब देरी न करते हुए तुरंत यूएस नेवी को कांटेक्ट किए। तुरंत हाई अलर्ट जारी करवाने का फैसला किया गया क्योंकि सुनामी में बड़े बड़े बर्फ के चट्टान भी हैं जो लहरों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए अटलांटिक महासागर में जितने भी शिप थे उन सबको अलर्ट करने का सिग्नल भेजा गया ताकि समय रहते हुए आइसबर्ग से दूर रहें। नेवी टाइटैनिक को भी अलर्ट भेजी, यह भी इन्फॉर्म किया उन्हें आइसबर्ग से दूरी बनाकर रहना होगा, वरना कुछ भी हो सकता है। बात जब सभी पैसेंजर को इन्फॉर्म करने की आई तो सभी पैसेंजर घबराने लगे, लेकिन किसी तरह से सबको समझाया गया कोई खतरे की बात नहीं है, यह सिर्फ सेफ्टी अनाउंसमेंट है, जैसा कहा जा रहा है आप वैसा ही करिए। इसी बीच एमी के पिताजी जो हेलीकॉप्टर की मदद से समुद्र की उस तरफ जा रहे थे जहां जहाज टाइटैनिक 2 के साथ और भी शिप मौजूद हैं। इसी बीच टाइटैनिक 2 से कांटेक्ट किया गया। कैप्टन बताते हैं उन्हें अपने शिप को वापस मोड़ना होगा क्योंकि जो सुनामी उन तक पहुंचने वाली है उस सुनामी में बहुत सारे बर्फ के चट्टान भी हैं। यदि गलती से भी वे शिप से टकरा गए तो उनके चिथड़े उड़ जाएंगे। उनके पास ज्यादा वक्त भी नहीं था, 15 मिनट का समय है उनके पास। एक पल के लिए कैप्टन वापस जाने को तैयार तो नहीं था, थोड़ा सा बहस भी कर लेता है कि टाइटैनिक 2 को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन एमी की डैडी के काफी समझाने के बाद आखिर में कैप्टन बात मान जाता है। सुनामी अभी उनके पास तो नहीं पहुंची थी, लेकिन वह सुनामी यूएस नेवी के एक सबमरीन के पास पहुंच चुकी थी जो पानी में इस वक्त है। सबमरीन में मौजूद कैप्टन को जैसे ही सिग्नल मिला वह बड़ी तेजी से सबमरीन को सुनामी से बचाने के लिए उससे दूर ले जाने लगा। केवल सुनामी होता तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं थी, मगर उसके साथ जो आइसबर्ग है वह सबमरीन को तबाह कर सकते थे। मगर अगले ही पल जिसका डर था वही हुआ। सुनामी सबमरीन तक आखिर में पहुंच जाती है। आइसबर्ग जैसे ही सबमरीन से टकराया
सबमरीन तबाह हो गया। इधर सबमरीन तबाह हो चुका था तो दूसरी तरफ टाइटैनिक 2 के कैप्टन शिप को वापस मोड़ लिए थे, लेकिन उन्हें जल्द से जल्द खतरे से बचना था। इसीलिए जहाज का मालिक कैप्टन को जहाज को और स्पीड के साथ चलाने को कहता है। कैप्टन को पता है स्पीड बढ़ाने पर इंजन खराब होने का डर है। इसके बावजूद भी शिप का ओनर हेडन के कहने पर स्पीड बढ़ाई गई, क्योंकि हेडन का मानना था यह शिप बनाई ही गई है स्पीड के लिए, इसलिए मजबूर होकर कैप्टन को स्पीड बढ़ानी पड़ी। इस खबर से शिप में मौजूद सभी पैसेंजर घबराए हुए थे। दूसरी ओर एमी के पिताजी को अपनी बेटी की काफी चिंता थी। अपनी बेटी से कांटेक्ट करके बातें भी करने लगे कि उसे जहाज के निचले हिस्से लोअर डेक में नहीं जाना है, उसे शिप के ऊपर ही रहना है। इसी के साथ पैसेंजर को भी सलाह दिया गया उन्हें ऊपर ही रहना चाहिए। लेकिन कैप्टन को जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। स्पीड बढ़ाने की वजह से शिप का इंजन खराब हो गया। जहाज वहीं का वहीं रुक गया, बिल्कुल थम सा गया था। कुछ पल के लिए तो बिल्कुल सन्नाटा सा छा गया, लेकिन यह सन्नाटा आने वाले खतरे की निशानी थी। अचानक से शिप हिलने लगा, क्योंकि सुनामी ग्लेशियर के साथ उनकी तरफ बढ़ रहे थे। जैसा कि 15 मिनट का समय दिया गया था, इसलिए 15 मिनट के बाद लगभग 20 मिनट के अंदर ही सुनामी उन तक पहुंच गई, जिससे ग्लेशियर शिप के निचले हिस्से से टकराया। इस वजह से जहाज का निचला हिस्सा बुरी तरह से तबाह हो गया। ऐसा होने पर शिप के निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो गया। दुर्भाग्यवश उसी हिस्से में लाइफ बोट भी रखा गया था, जो डिफिकल्ट सिचुएशन में पैसेंजर को बचाने के लिए रखा गया था। अब वह भी तबाह हो चुका था। अब तो सिचुएशन और भी गंभीर होने लगी। चारों तरफ तबाही मच चुकी थी। यह सब नजारा जब शिप का मालिक हिडन देखा तो उसके सपने चूर चूर हो गए। उसका जो कॉन्फिडेंस था कि शिप कभी नहीं डूबेगा, वह भी पूरी तरह से हताश हो चुका है, क्योंकि उसे एहसास हो चुका है कि शिप को डूबने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वो पैसेंजर को अपने हेलीकॉप्टर की मदद से यहाँ से निकालना चाहता है। समस्या यहीं तक रहती तो ठीक था, क्योंकि एमी के पिताजी को एक और बड़े सुनामी का सिग्नल मिल चुका था, जो कुछ समय बाद वहाँ पहुँच जाएगा। अब तक जितने भी चीजें सेफ थी उन सब के तबाह होने का डर है, क्योंकि वह सुनामी पिछले वाले से कई गुना बड़ी थी। अब तो तय था शिप कुछ ही पलों के लिए मेहमान है, बस रह गया था उस नज़ारे को देखना जिसका शिकार कुछ ही समय पहले सभी पैसेंजर होंगे। यह जानकर नेवी भी किसी हालात में पैसेंजर की जान बचाना चाहती है, इसलिए एमी के पिताजी तुरंत नेवी से कांटेक्ट किए, उन्हें जल्द से जल्द शिप के लिए हेल्प भेजने को कहें। यह खबर जब बाकी पैसेंजर के बीच गई तो हड़कंप मच चुकी थी। सभी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। जहाज समुद्र के बीच बिल्कुल थम सी गई थी। शिप में होल होने की वजह से धीरे धीरे वह पानी में डूबता जा रहा था। यह समुद्र के जिस हिस्से में थे वहाँ तक नेवी वालों के पहुँचने में काफी वक्त लगने वाला था। जब तक नेवी वहां पहुंच नहीं जाती, उस वक्त के बीच सभी पैसेंजर को लाइफ जैकेट पहनने को दिए जाते हैं। एक एक करके सभी को ऊपरी फ्लोर पर भेजा जाने लगा। इस भागा भागी में काफी लोग जबरदस्ती भी कर रहे थे, लेकिन सबको शांत कराया गया, इसलिए लेडीज को ऊपर भेजने का फैसला किया गया। इधर शिप में पैसेंजर को ऊपरी डेक की तरफ भेजा जा रहा था, तो दूसरी तरफ एमी के पिताजी के हेलीकॉप्टर का फ्यूल भी खत्म होने वाला था। लेकिन इससे पहले कैप्टन को दोबारा से रिफ्यूलिंग के लिए कहा गया। अब हवा में ही एक दूसरा प्लेन जेट आकर हेलीकॉप्टर में फ्यूल भरा। इसी बीच दोबारा से सिग्नल मिला कि दूसरा बर्फ का चट्टान समुद्र में गिर गया है। उसकी लहर जल्द ही आइसबर्ग के साथ उन तक पहुंच जाएगी, इसलिए नेवी अब और देरी नहीं कर सकती थी। तुरंत सभी एयरक्राफ्ट को टाइटैनिक 2 की तरफ जाने के लिए ऑर्डर दे दिया गया। इधर एयरक्राफ्ट को समुद्र में उतारा जा रहा था, तो दूसरी तरफ टाइटैनिक 2 के पैसेंजर को लाइफ बोट में बैठाकर समुद्र में उतारा जाने लगा, क्योंकि अब कुछ ही समय में शिप पूरी तरह से समुद्र में डूब जाएगा। लेकिन अभी तक एमी की दोस्त जहाज के निचले हिस्से में ही फंसी हुई थी। यह बात जब एमी और हेडन को पता चली तो दोनों उसे बचाने के लिए नीचे की तरफ भागते हुए जाते हैं, जहां पानी भरना शुरू हो गया था। लेकिन जब उसके पास पहुंचे तो वो बुरी तरह से जख्मी थी, जिसके शरीर से ब्लड भी निकल रहा था। उसे तुरंत उठाकर दोनों ऊपर की तरफ जाने लगे। इसी बीच एक और हादसा हुआ। जहाज के टरबाइन में एक जोरदार ब्लास्ट हुआ। जहाज का टरबाइन भी फट गया। होता है एक जोरदार धमाका। यह धमाका इतना खतरनाक था जिसकी चपेट में आने वाले कई सारे लोग अपने जान से भी हाथ धो बैठे। दूसरी तरफ हेडन एमी और उसकी दोस्त के साथ ऊपर लिफ्ट की मदद से आ रहे थे, मगर उस धमाके का इम्पैक्ट उन तक भी पहुंच चुका था। तीनों लिफ्ट में ही फंस गए। इधर ये लिफ्ट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ एमी के पिताजी, जिनके हेलीकॉप्टर में फ्यूल डाला जा चुका था। इसी बीच नीचे देखे तो सुनामी उन तक पहुंच चुकी थी, जिसकी हाइट पहले से कई गुना ज्यादा है। रिफ्यूलिंग जेट जब हेलीकॉप्टर को फ्यूल देकर जा रहा था तो वह भी उसके चपेट में आ गया। सुनामी उसे भी तबाह कर दी। अब फोन कॉल के जरिए एमी के पिताजी एमी से बात किए तो पता चला एमी, हेडन और उसकी सहेली तीनों लिफ्ट में फंस चुके हैं। तीनों पास में रखे कुल्हाड़ी की मदद से ऊपर तो आ चुके थे, मगर आते वक्त बीच रास्ते में ही डोर पे फंसकर एमी की दोस्त मर जाती है। इसलिए हेडन और एमी
उसकी कुर्बानी को जाया नहीं जाने देती, वहाँ से निकलने की पूरी कोशिश करती हैं। इसी बीच उन्हें दरवाजे के पीछे एक आदमी की चीखने की आवाज़ सुनाई पड़ी, जिसका धुंध की वजह से दम घुटता जा रहा था। दोनों उसे बचाने की काफ़ी कोशिश भी की है, मगर दरवाजा खुला ही नहीं, इसलिए दम घुटने की वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन अब शिप भी धीरे धीरे डूबता जा रहा था। थोड़ी देर में ये दोनों भी डूबने वाले थे, लेकिन डूबने से पहले हेडन एमी को अपना सूट और ऑक्सीजन टैंक देता है। वह चाहता तो उसे अपने खुद के लिए इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि कहीं न कहीं वह आज भी एमी को चाहता है। पानी भी इतना ठंडा था कि कब उनका ब्लड जम जाए, वे मारे जाएं कुछ पता नहीं। लेकिन एमी हेडन को ही कह रही थी कि तुम इसे पहन लो, लेकिन हेडन उसे किसी तरह से कन्विंस कर लिया, इसलिए एमी सूट और ऑक्सीजन टैंक लगा ली। इधर ये बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, तो दूसरी तरफ एमी के पिताजी एमी को बचाने के लिए बाकायदा सूट ऑक्सीजन टैंक लगाकर पानी में जंप कर दिए। काफी समय से उड़ते उड़ते हेलीकॉप्टर का फ्यूल भी खत्म होता जा रहा था, इसलिए उसके साथी डॉक्टर किम एयरबोर्ड के साथ नीचे कूद गई, लेकिन पायलट सही समय पर नीचे नहीं कूद पाया। हेलीकॉप्टर के ब्लास्ट होने के साथ वह मारा गया। एमी के पिताजी जब पूरी तरह से डूबते जा रहे शिप के अंदर गए, तो उसकी बेटी सही सलामत बाहर आ रही थी, जिसके साथ हेडन भी है, जो ठंड और बिना ऑक्सीजन की वजह से मर चुका था। तीनों बाहर आकर लाइफ बोट में बैठे, जहाँ पहुंचकर एमी हेडन के पेट को बार बार दबाने लगी, उसके पेट से पानी निकालने लगी। उसे लगा कि शायद वह अभी जीवित है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। दम घुटने और ठंड के मारे वह कब का मर चुका था। आखिर में एमी हेडन के डेड बॉडी को लेकर गले लगा ली। तो यह थी कहानी टाइटैनिक 2 की। इसी के साथ यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको टाइटैनिक फर्स्ट का वीडियो देखना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिलहाल मिलते हैं एक और नए कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।